स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों आपको पता होना चाहिए यूपीएससी एग्जाम के पर्सपेक्टिव से अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा कई सारे रिपोर्ट निकाले जाते हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है जिसका नाम है लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स, जो कि वर्ल्ड बैंक हर 2 साल में एक बार निकालता है। ऑल्दो इस बार का रिपोर्ट आने में काफी डिले हो गया था क्योंकि 2018 के बाद पैंडेमिक आ गया और अब जाकर 2023 में जो है रिपोर्ट लाया गया है, जिसके अंदर भारत ने एक बड़ी छलांग मारी है इस इंडेक्स के अंदर। ये आप देख सकते हो, इंडिया जंप 6 प्लेसेस ऑन वर्ल्ड बैंक्स लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स। इसको हम डिटेल से जानेंगे कि एग्जैक्टली भारत का स्थान क्या है, क्यों है, यहां पर भारत ने ऐसे क्या क्या कदम लिए हैं जिसकी वजह से हमारा जो इंडेक्स में स्थान है वो काफी तेजी से बढ़ता गया है। काफी कुछ जानने को है इस वीडियो के अंदर, चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन उससे पहले ध्यान रखिएगा, अगर आप यूपीएससी 2024 की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आपके पास एक बड़ा मौका है इस बैच को ज्वाइन करने का, क्योंकि जो हमारा प्रीलिम से लेकर इंटरव्यू तक के जो बैचेस हैं उसमें आपको प्रीलिम से इंटरव्यू तक की पूरी तैयारी कराई जाती है ऑनलाइन। लेकिन इससे भी ज्यादा क्या है कि अगर आपका प्रीलिम्स क्रैक हो जाता है तो आप फ्री ऑफ कॉस्ट में मेंस रेसिडेंशियल प्रोग्राम ले सकते हैं। स्टडी IQ के हेडक्वार्टर आ सकते हैं, यहां पर रहने की सुविधा, खाने की सुविधा, और जो मेंस का ऑफलाइन प्रिपरेशन है वो फ्री ऑफ कॉस्ट में कराया जाएगा ताकि अल्टीमेटली आपका जो नाम है वो फाइनल लिस्ट में आ सके। तो जल्दी से हमारे वेबसाइट ऐप पर जाइए या फिर कमेंट सेक्शन में इसका लिंक है, वहां पर जाकर यूज करना है कोड अंकित लाइव। या फिर इसके अलावा 2025 का बैच आप लेना चाहते हो तो ये भी ले सकते हैं। इसके अलावा ऑप्शनल के क्लासेस हैं, EPFO का बैच हो गया, जस्ट यूज दिस कोड। और इसके साथ साथ अगर आप MCQs अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जाइए, वहां पर स्टोरीज में जितने भी MCQs हैं उसको आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। और सबसे पहले तो यह जानना जरूरी है कि लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स ये है क्या। देखो, एक तो चीज आपको पता होना चाहिए, वर्ल्ड बैंक के द्वारा इसको रिलीज किया जाता है। यह एक प्रकार का इंटरैक्टिव बेंचमार्किंग टूल है जिसके माध्यम से जो लॉजिस्टिक से रिलेटेड चीजें होती हैं किसी भी देश के अंदर, जैसे भारत में मान लो अगर कोई कंटेनर आ रहा है इंग्लैंड से, अगर कोई कंटेनर आ रहा है साउथ अफ्रीका से, तो जब वो भारत के पोर्ट तक आता है तो पोर्ट से लेकर दिल्ली पहुंचने में उसको कितना समय लगता है? क्या बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है? मान लो कोई फ्रूट्स है, वेजिटेबल्स है, अगर उसको आने में लंबा समय लग गया तो वो तो खराब हो जाएगा। तो इसी की वजह से लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो ये इंडेक्स एक प्रकार से जो कंट्रीज हैं उसमें चैलेंजेस क्या हैं, अपॉर्चुनिटीज क्या हैं, उसको पहचानने में मदद करता है। और इसके साथ साथ किस तरीके से चीजों को इंप्रूव किया जा सकता है उसमें यह मदद करता है। और जैसे मैंने आपको बताया 2010 से हर 2 साल के बाद यह रिलीज किया जा रहा था। इस बार का जो रिपोर्ट है वो 7th रिपोर्ट है, क्योंकि 2018 के बाद ये जो रिपोर्ट है इंडेक्स से रिलीज नहीं किया गया था 2020 में कोविड पैंडेमिक आने की वजह से। लेकिन फाइनली 139 कंट्रीज का ये जो इंडेक्स है 2023 का वो अब रिलीज कर दिया गया है। अब इस बार का जो एक स्पेशल चीज है इसमें यह बताया जा रहा है कि बिग डेटा सेट ट्रैकिंग शिपमेंट के माध्यम से जो स्पीड है ट्रेड का, मतलब कि जो ट्रेड की गति है वो कितने तेजी से होती है, उसके बारे में पहली बार पता लगाया गया, जो मैं आपको वीडियो के अंदर बताऊंगा। तो अब क्या हुआ है कि इस इंडेक्स में भारत का स्थान देखिए कितना आया है, वो आया आपका 38। पिछले बार का 2018 का ये आप देखोगे तो इसमें भारत का जो प्लेस था वो था 44th, जिसमें जो स्कोर था हमारा 3.18। लेकिन इस बार भारत की जो रैंक है वो 44th पोजीशन से जंप होकर 6 प्लेस हमने जंप किया है और 38th पोजीशन पर आ गए हैं टोटल 139 कंट्रीज में। इसका सबसे मेन कारण है कि यहां पर भारत में जो सॉफ्ट और हार्ड इंफ्रास्ट्रक्चर है टेक्नोलॉजी के माध्यम से वो हमने यहां पर इन्वेस्ट किया है, जिसकी वजह से भारत को यह सफलता मिल रही है। इनफैक्ट आप देख सकते हो कि 2014 में जो भारत का रैंक था वो था 54th नंबर, लेकिन हम लगातार हर साल जब भी ये इंडेक्स रिलीज होता है उसमें हमारा परफॉर्मेंस आपको बढ़ता हुआ देखने को मिलेगा। ये आप देख सकते हो 2018 में यहां पर जर्मनी नंबर 1 पर था, लेकिन 2023 में इस बार जर्मनी का स्थान हो गया है 3rd नंबर पर, राइट। और इसके अलावा सिंगापुर 1st पर चला गया है, फिनलैंड 2nd पर आ गया है। तो टॉप के 3 याद रखिएगा और भारत का स्थान याद रखिएगा। अब इसके अंदर आपको यह समझना है कि टोटल 6 पैरामीटर, 6 इंडिकेटर्स होते हैं। वो कौन कौन से हैं? कस्टम्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, इंटरनेशनल शिपमेंट, लॉजिस्टिक क्वालिटी एंड कॉम्पिटेंस, ट्रैकिंग एंड ट्रेसिंग और टाइमलीनेस। तो बेसिकली ये 6 जो इंडिकेटर्स हैं उनके माध्यम से देखा जाता है कि किसी देश की रैंक क्या है। अब इन 6 इंडिकेटर्स में भारत ने 4 इंडिकेटर्स में इंप्रूवमेंट किया है, वो मैं आपको दिखाता हूं। ये आप देख सकते हो, कस्टम में हमारा इंप्रूवमेंट नहीं हुआ है। कस्टम में पिछले बार हमारा रैंक था 40, अब हुआ है 47। इंफ्रास्ट्रक्चर में हमारा रैंक बहुत अच्छा हुआ है। इंफ्रास्ट्रक्चर में पहले 52 पर थे, हम 47 पर आए हैं। इंटरनेशनल शिपमेंट पे तो एक बड़ा जंप आया है, 44th पोजीशन
पोजीशन पर थे पिछली बार, इस बार 22nd पोजीशन पर हैं। लॉजिस्टिक क्वालिटी की बात करें तो 42nd से 38 हुआ है। ट्रैकिंग एंड ट्रेसिंग में थोड़ा सा नीचे हुआ है। टाइमलीनेस में हमारा इंप्रूवमेंट हुआ है बहुत अच्छा, 52nd से हम 35th पोजीशन पर आ गए। मतलब कि यहां पर 6 में से 4 इंडिकेटर्स में जंप हुआ है। अब ये जो रिपोर्ट आई है उसमें भारत को लेकर क्या बोला गया है, देखिए रिपोर्ट के अंदर साफ साफ बोला गया है कि 2015 से लेकर अगर हम अभी तक देखें तो भारत सरकार ने बहुत सारा इन्वेस्टमेंट किया है सॉफ्ट और हार्ड इंफ्रास्ट्रक्चर पर। और स्पेशली क्या होता है कि जो पोर्ट होता है ना, वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर और जहां पर सामान जाना है वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर दोनों जगह होना चाहिए। तो इसमें भारत सरकार ने काफी ज्यादा निवेश किया और इसके साथ साथ पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का मदद लिया ताकि यहां पर जो टेक्नोलॉजी वगैरह हमें इंप्लीमेंट करना है वो हम कर सकें। फिर इसके साथ साथ मैं आपको एक और इंटरेस्टिंग चीज बताता हूं। बेसिकली क्या है कि जो कंटेनर्स वगैरह होते हैं उसमें रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन, RFID आपने सुना होगा ना, टैग जो होता है वो हर एक कंटेनर पर लगाया गया। इससे हमें पता चलता है कि कोई कंटेनर जो है वो कितने देर तक पोर्ट पे खड़ा है, कितना देर तक वो ट्रैवल किया, किधर गया। तो इसकी वजह से हम पता लगा सकते हैं बहुत सारी चीजें। जैसे कि मैं आपको बताता हूं, इसको कहा जाता है ड्वेल टाइम। ड्वेल टाइम का मतलब होता है कि कोई कंटेनर है, मान लो लंदन से कंटेनर आया है, ठीक है, और वो कंटेनर विशाखापट्टनम के पोर्ट पर आकर रुका हुआ है। अब मान लो उस कंटेनर को खड़े खड़े यहां पर 10 दिन हो गया, तो वो जो लगातार एक ही जगह जो पोजीशन होता है उसको हम कहते हैं ड्वेल टाइम। तो किसी भी जो देश के अंदर जो लॉजिस्टिक में जो ड्वेल टाइम है वो कम से कम होना चाहिए। और भारत और सिंगापुर जैसे देशों में जो ड्वेल टाइम है मैं आपको बता दूं वो 3 दिन का हो गया है। मतलब कोई भी कंटेनर एवरेज में लगभग 3 दिन तक एक जगह खड़ा रहता है, फिर वहां से वो मूव करना स्टार्ट करता है। मैं आपको कंपेयर करके दिखाता हूं। यूएस के अंदर पता है ड्वेल टाइम कितना है? 7 डे। सोचिए इतनी बड़ी इकोनॉमी, डेवलप कंट्री, 7 डे है। जर्मनी का ड्वेल टाइम पता है कितना है? 10 दिन का है। मतलब कि जो इमर्जिंग इकोनॉमीज हैं जैसे भारत हो गया, इसका ड्वेल टाइम काफी कम हो गया है, जिसकी वजह से हमारा काफी अच्छा खासा इंप्रूवमेंट हुआ है। मैं विशाखापट्टनम का कोई एग्जांपल बताता हूं। विशाखापट्टनम पोर्ट पर ड्वेल टाइम जो है पहले 32 डेज हुआ करता था, सोचिए 2015 में। आज के डेट में सिर्फ 5.3 डेज हो गया है 2019 की अगर आप बात करो तो। ड्वेल टाइम मतलब कितने देर तक वो एक ही पोजीशन पर रहता है, हमें इसको कम से कम यहां पर करना है। अब ये सारी चीजों में भारत सरकार ने कौन कौन से इनिशिएटिव लिए हैं? देखो आपको याद होगा 2021 में सरकार लेकर आई थी पीएम गति शक्ति इनिशिएटिव, जिसके तहत ये एक प्रकार का नेशनल मास्टर प्लान है जिसमें मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी होगी। मतलब कि एक मिनिस्ट्री दूसरे मिनिस्ट्री के साथ अच्छे से कनेक्ट हो, रोड मिनिस्ट्री जो रेलवे मिनिस्ट्री है उसके साथ अच्छे से कनेक्शन बना सके। मतलब जो लॉजिस्टिक का जो टाइम लगता है, जो खर्च होता है, उसको हमें कम से कम करना है। इसके लिए सरकार पीएम गति शक्ति इनिशिएटिव लाई थी ताकि 2024-25 तक यहां पर जो कॉस्ट है लॉजिस्टिक का वो कम से कम हो। फिर इसके अलावा मैं आपको एक और चीज बता दूं, मैंने वीडियो भी बनाया था। 2022 में सरकार ने लॉन्च किया था नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी। मतलब कितना जल्दी कोई सामान भारत में एक जगह से दूसरे जगह पहुंच जाए, ये मकसद था नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी लाने का, जिससे समय भी सेव हो, पैसा भी सेव हो और जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है उसको एक गति मिले ताकि यहां पर लॉजिस्टिक सेक्टर में इंप्रूवमेंट हो। और इसीलिए नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी जो है वो लाया गया था। इस पॉलिसी का मेन मकसद था अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में स्पेशली जो है, अगर आप देखोगे जो लॉजिस्टिक का कॉस्ट है वो बहुत ज्यादा है। हमारे जीडीपी में 14-15% कॉस्ट जो है वो लॉजिस्टिक का होता है, जिसकी वजह से टोटल जो वैल्यू है किसी भी गुड्स की वो ज़्यादा बढ़ जाती है। लेकिन वही आप कंपेयर करो सिंगापुर के अंदर, यूएस के अंदर, जो डेवलप कंट्रीज है वहाँ पर लॉजिस्टिक का कॉस्ट 7 से 8% होता है। तो हमें भी इसको कम लाना है और इसीलिए सरकार का कोशिश है 5 साल के अंदर लॉजिस्टिक का कॉस्ट 15% से गिराकर 8% पर हम ले आएंगे। मैं आपको एक और एग्जाम्पल बताता हूं। एग्रीकल्चर प्रोडक्शन में आप देखोगे 16% वेस्टेज होता है। मतलब जितना टाइम एक जगह से दूसरी जगह जाने में लगेगा सब्जी को, फ्रूट्स को, तो वो खराब होता जाएगा। तो ये जो वेस्टेज है हमें 16% से घटाकर 5% करना है। ये सारी चीजें नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी के माध्यम से हो सकेंगी। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि सरकार ने ये जितने भी इंटरवेंशंस किए हैं, पॉलिसीज लाए हैं, उसी की वजह से भारत का जो लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स में जो रैंकिंग है वो काफी अच्छा खासा जंप हुआ है। तो यही पूरा वीडियो था इसके बारे में। और जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या बता सकते हो कि आरबीआई ने सबसे पहली बार
कौन सा पेपर करेंसी इशू किया था, 1 रुपए का नोट, 2 रुपए, 5 रुपए या फिर 100 रुपए का नोट। इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो एमसीक्यूज हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूं। बाकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने बताया था, यूपीएससी की अगर आप तैयारी कर रहे हो, जस्ट यूज द कोड अंकित लाइव। कोई भी बैच आपको लेना हो, आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम, टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।